तो प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप सहारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। आज 12th क्लास के, चाहे सीबीएसई हो या आरबीएसई हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, उसमें इस टॉपिक की महत्ता बहुत ज़्यादा है। आज मैं इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप अगर इस टॉपिक की पूरी समझ चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आपको समझ में आए तो इसको आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी वीडियो आपको लेके आए। और मेरे इस चैनल पे धीरे धीरे आपको पूरी फिजिक्स के 11वीं के 12वीं के धीरे धीरे मिलेंगे, सब वीडियो मिल जाएंगे। आज जो हम टॉपिक जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो है दूरदर्शी। तो दूरदर्शी यानी हम टेलीस्कोप, इसके नाम से पता लगता है दूर प्लस दर्शी, यानी दूर का देखने वाला। ये एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो बहुत दूर स्थित वस्तुओं को आसानी से स्पष्टता से देखने के काम आता है। तो क्या है, ये एक प्रकाशिक युक्ति है, ये ध्यान रखें। क्या होती है दूरदर्शी? दूरदर्शी एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति है जिसकी सहायता से हम बहुत ज्यादा दूरी पर रखी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। हम जो सामान्यतः दूरदर्शी प्रयोग करते हैं वो होते हैं खगोलीय दूरदर्शी, यानी आकाश में बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित तारे हैं, ग्रह हैं इत्यादि, जो दूर बड़ी बड़ी वस्तुएं जिनको हम हमारी नंगी आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख पाते, उनको उनके स्पष्ट चित्र देखने के लिए, उनके रोटेशन वगैरह कुछ देखना हो, उनकी स्थितियां देखनी हो, तो हम जिस यंत्र का उपयोग करते हैं वो होता है हमारा दूरदर्शी। दूरदर्शी दो या दो से ज्यादा उत्तल लेंसों के संयोजन से बना होता है। अगर हम खगोलीय परावर्तक और एक अपवर्तक, दो तरह के होते हैं, हम अपवर्तक की बात करेंगे। अपवर्तक दूरदर्शी होगा तो उसमें लेंस का प्रयोग होता है, और परावर्तक दूरदर्शी होता है तो उसमें दर्पण का प्रयोग होता है। तो यहाँ आप देखें कि दो लेंस है, एक ये लेंस है, एक ये लेंस है। ये लेंस इधर हमारी वस्तु है, बहुत ज्यादा दूरी पे वस्तु है। जैसे मान लीजिए हम चांद, चंद्रमा को देखना चाहते हैं, तो चंद्रमा हमारे से बहुत ज्यादा दूरी पे है, तो इधर वस्तु बहुत दूरी पे है, वहां से प्रकाश की किरणें आएंगी। और जब वस्तु हमारी अत्यधिक दूरी पे हो, यानी अर्थात अनंत दूरी पे हो, तो जो प्रकाश की किरणें आएंगी उनका प्रतिबिंब जो बनेगा, जो हमारा ये लेंस है पहले वाला, जो वस्तु की ओर है, जिसका नाम होता है अभिदर्शक लेंस, इस लेंस की मुख्य फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, और छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। जो लेंस जिस उस दूरदर्शी के जिस लेंस को की तरफ से हम देखते हैं, यानी जो लेंस हमारी आंख की दिशा में होता है, इस लेंस को हम नेत्रिका लेंस बोलते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के हैं, कि यह एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति है जिसकी सहायता से अत्यधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को देखने में प्रयुक्त करते हैं। इसमें दो या दो से अधिक लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है अभिदर्शक लेंस कहलाता है। उस लेंस को क्या कह देंगे हम? अभिदर्शक लेंस कह देंगे। ये अभिदर्शक लेंस है, ये किधर है? ये वस्तु की ओर है। तथा जो लेंस मानव आंख की ओर होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेत्रिका लेंस। यहाँ से ये लेंस आपका अभिदर्शक लेंस है और ये लेंस आपका नेत्रिका लेंस है। अभिदर्शक लेंस जो होता है LO, मैंने ये LO से प्रदर्शित किया है अभिदर्शक लेंस। आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ से, इस लेंस का मुख्य फोकस या इसका फोकस दूरी है वो अधिक होती है नेत्रिका लेंस की तुलना में। और इन दोनों लेंसों को फिर क्या करते हैं? हम एक धातु की नलिका के द्वारा जोड़ देते हैं, और धातु की नलिका से जोड़ देंगे तो वो, जैसे मान लीजिए ऐसी नलिका है, एक नली के सिरे पर हमारा नेत्रिका लेंस और एक सिरे पर हमारा अभिदर्शक लेंस लगा होता है। अब इनका समायोजन करना होता है। समायोजन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि समायोजन का मतलब है कि उस वस्तु, जो ये हमारा लेंस है, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो समायोजन के लिए सहायक हमारा नेत्रिका लेंस नहीं होता। कहीं ऐसा सोच लें कि दूरबीन वगैरह होती है, उसको जब हम उसका फोकस करते हैं या उसका समायोजन करते हैं, समायोजन का मतलब होता है कि हम जो अंतिम प्रतिबिंब है वो स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे या अंतिम अनंत पर बने, उस तरीके से इसका समायोजन हम इस प्रतिबिंब का करते हैं। ए डैश बी डैश की स्थिति का समायोजन करते हैं कि ये कैसे आई। तो समायोजन में जो सहायक होता है वो हमारा अभिदर्शक लेंस होता है। इंपॉर्टेंट बात, अगर कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ ले कि दूरदर्शी के समायोजन के लिए
दंड चक्रीय प्रक्रम की सहायता से कौन से लेंस को समायोजित किया जाता है, अभिदर्शक को या नेत्रिका को? तो ध्यान रखना है, अभिदर्शक लेंस को ही समायोजित किया जाता है। और विधि कौन सी होती है इसकी? दंड चक्रीय प्रक्रम। ये विधि होती है हमारी दंड चक्रीय प्रक्रम। इस विधि का प्रयोग करते हैं। दंड चक्रीय प्रक्रम का मतलब होता है कि आपने फोटोग्राफर को देखा होगा कभी, वो लेंस को ऐसे घुमाता गोल और लेंस आगे पीछे मूवमेंट करता है। और इस विधि की सहायता से हम ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब बना है इसकी स्थिति इस प्रकार बनाते हैं कि ये हमारे नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ डैश और मुख्य फोकस एफ ई के बीच में बने। ध्यान रखना ये बात है, समायोजन इस प्रकार करते हैं, यानी अभिदर्शक लेंस को आगे पीछे की तरफ इस तरीके से मूवमेंट कराते हैं कि जो हमारे ए डैश बी डैश है नेत्रिका लेंस के मुख्य फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच में ये बने, इन दोनों के बीच में बने। ऐसा करने पे क्या होगा कि नेत्रिका लेंस का जो प्रतिबिंब बनना है, अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश, वो आपका काल्पनिक, सीधा और आवर्धित बनेगा और हमें वो स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। अब इसके सिद्धांत की बात करते हैं हम कि इसका सिद्धांत सिंपल सा सिद्धांत है कि जो अत्यधिक या अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कौन है? ए डैश बी डैश। ये रहा ए डैश बी डैश। ये वास्तविक उल्टा व छोटा प्राप्त होता है, बड़ा नहीं होता, ये छोटा होता है आकार में। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये हमारा जो अभिदर्शक लेंस है इसके मुख्य फोकस पे बनता है। और ए डैश बी डैश को नेत्रिका लेंस के लिए इस प्रकार समायोजित करते हैं। हम इसको समायोजित कर रहे हैं ए डैश बी डैश की स्थिति को, किसकी सहायता से? अभिदर्शक लेंस के मोमेंट की वजह से, उसके आगे पीछे खिसकाकर करते हैं कि इसके प्रकाशिक केंद्र ओ डैश और मुख्य फोकस एफ ई के मध्य हो, जिससे अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश काल्पनिक और बड़ा बनता है। इसको इस तरीके से समायोजित करते हैं कि इसकी स्थिति ए डैश बी डैश की ओ डैश और एफ ई के बीच में बने। इस सिद्धांत पे ये काम करता है। तो आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये थी इसकी थ्योरी पार्ट। आपको क्वेश्चन आ सकता है, दूरदर्शी किसे कहते हैं? दूरदर्शी की परिभाषा लिखिए। दूरदर्शी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक दूरदर्शी होता खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी और एक है खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी। ये है हमारा अपवर्तक। फिर ये हो सकता है कि इसको समायोजन किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका समायोजन दंड चक्रीय प्रक्रम विधि द्वारा किया जाता है। इसका सिद्धांत लिखना आ सकता है, इसका सिद्धांत आ गया। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इसमें समायोजन के लिए L1, LO और LE यानी अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस में से किस लेंस को मोमेंट कराया जाता है, किस लेंस की स्थिति को बदला जाता है? तो ध्यान रखना है, इस लेंस की स्थिति को बदलते हैं। अब जो अंतिम प्रतिबिंब बना है हमारा ए डैश बी डैश, ये स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे बना हुआ है और स्पष्ट न्यूनतम दूरी को -d बोलते हैं। हमें इस प्रक्रिया में क्या काम आएगा? हमें आवर्धन समता निकालनी आएगी कि आवर्धन समता क्या होती है। तो हम इस चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आवर्धन समता का जो सूत्र होता है m का, वो है कि अंतिम प्रतिबिंब का, बहुत अच्छा है, अंतिम प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कौन है हमारा? ए डबल डैश बी डबल डैश। अंतिम प्रतिबिंब का मानव आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण, और जिसको बीटा से लिखते हैं। और दूसरे केस में इसके बटे हुए यह आता है कि वस्तु का मानव आंख पर बना कोण, मानव आंख पर बना कोण, और इसको हम अल्फा से लिखते हैं। तो m की वैल्यू जो होगी वो बीटा अपॉन अल्फा होती है। लेकिन यहां आप नोट करेंगे कि कोण बहुत छोटे हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको आगे बताता हूं आपको। तो देखिए यहां आवर्धन समता बीटा बटे अल्फा है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो m है हमारा वो हो गया बीटा बटे हुए अल्फा। और कोण जब बहुत छोटे होते हैं तो बीटा को tan बीटा
और अल्फा को tan अल्फा लिख देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन, और यहां हम इसका कारण बताएंगे कि भाई ऐसा क्यों लिखा हमने। इसका कारण है कि कोण बहुत छोटे हैं, जो कोण बने हैं बहुत छोटे हैं, और जब कोण छोटे होते हैं तो tan थीटा थीटा के बराबर होता है। अब ये कोण बने कहाँ हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ समझने की, क्योंकि जब तक हमें इस डायग्राम में अल्फा और बीटा कहाँ बने हैं ये समझ नहीं आएगा, तब तक हम इस डेरिवेशन को, इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए अंतिम प्रतिबिंब कहाँ है, A डबल डैश B डबल डैश, ये आपका अंतिम प्रतिबिंब है, और मानव आंख कहाँ हमारी O डैश के ऊपर। देखिए हम जो दूरदर्शी के अंदर देखेंगे तो ये आंख भले मैंने थोड़ी दूर बनाई हो, लेकिन वास्तव में इसकी स्थिति इसके पास है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमारी आंख उस लेंस के बिल्कुल नजदीक होती है, तो आंख की स्थिति O डैश है, और अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश O डैश के साथ कौन बनाएगा, तो ये वाला जो कोण होगा हमारा, ये बीटा कोण हो जाएगा। ये कौन कौन सा हो जाएगा, बीटा। अंतिम प्रतिबिंब का मानव आंख पर बना कोण बीटा होता है। अब अल्फा कहां बनेगा, वस्तु हमारी कहां है, अनंत दूरी पे है। जब वस्तु अनंत दूरी पे है तो वस्तु से, यहां वस्तु मान लो अनंत दूरी पे, वस्तु से लेके ओ तक की दूरी, यहां तक की दूरी, और इससे आगे है ओ डैश दूसरे लेंस की दूरी, यानी जो हमारा ये दो लेंसों के बीच की दूरी है, वस्तु की अभिदर्शक लेंस से दूरी की तुलना में नगण्य है। और जब इतनी कम दूरी हो जाए तो वस्तु का जो कोण आंख पे कौन बने या ओ पे कौन बने, लगभग बराबर बनेगा। तो ये जो कोण है आपका, ये अल्फा कोण हो जाएगा। अगर ये अल्फा कोण है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा आपका, अल्फा, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों वर्टिकल अपोजिट कोण है, तो ये अल्फा कोण बन गया आपका। आप सोच रहे होंगे कि मानव आंख पे बनना चाहिए, तो वस्तु की जो दूरी है वो O से जितनी दूरी है लगभग O डैश से है। क्यों, क्योंकि O और O डैश के बीच की दूरी वस्तु की नेत्रिक अभिदर्शक लेंस से दूरी के लगभग बराबर होती है। तो ये स्थिति आप अल्फा और बीटा की समझ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, चित्र का प्रयोग करेंगे। चित्र से हमें हमारा जो मेन टारगेट है tan अल्फा और tan बीटा के मान निकालने हैं। तो चित्र से हमने एक समकोण त्रिभुज ली, समकोण त्रिभुज। आप समकोण त्रिभुज सेलेक्ट कीजिए, A डैश B डैश O डैश, A डैश B डैश O डैश में आप चित्र को देख सकते हैं। ये चित्र बना हुआ है, A डैश, ये B डैश, ये O डैश। आप देखेंगे ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में tan बीटा का मान हम निकाल सकते हैं। tan बीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। जो कोण ये बीटा है इसके सामने वाली भुजा है वो लंब होती है, और लंब हो गया A डैश B डैश, A डैश B डैश, और आधार कौन सा हो गया, B डैश से O डैश, B डैश O डैश। इसी प्रकार आप त्रिभुज ले लें, ये O B डैश A डैश। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज A डैश B डैश O में, और यहां भी आप देखेंगे तो ये अल्फा कोण है, तो tan अल्फा क्या बन जाएगा, इसके सामने वाली भुजा A डैश B डैश है, ये तो हो जाएगी आपकी tan अल्फा बराबर है A डैश B डैश, ये हो गया लंब, और आधार हो गया B डैश से O, O से लेके B डैश तक ये स्थिति है आपकी, ये आपकी बन जाएगी आधार। और समीकरण 1 में मान रखो, समीकरण 1 में मान रखने पर जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan बीटा की वैल्यू रखिए, tan बीटा हो गया A डैश B डैश डिवाइडेड बाई B डैश O डैश डिवाइडेड बाई, अब tan अल्फा की वैल्यू रखो A डैश B डैश अपॉन B डैश O। आप दोनों इक्वेशन में देखें तो A डैश B डैश से A डैश B डैश कट जाएगा, और ये आपका बनेगा B डैश O से B डैश O डैश, ये आपका इक्वेशन बन जाएगी। अब यहां ध्यान दें कि ये वस्तु थी, इस अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु थी इधर,
और इसका प्रतिबिंब यहां बना है, और प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां से यहां की अगर दूरी देखो ए डैश बी डैश की, ये है आपकी एफ ओ। कौन सी दूरी है ये, एफ ओ। क्यों, क्योंकि इस लेंस के लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब कहां बना है, मुख्य फोकस पर बना है। तो ये जो दूरी होगी वो एफ ओ के बराबर होगी। और यहां से ये दूरी देखोगे तो आप, ये नेत्रिका लेंस के लिए, ए डैश बी डैश ने नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम किया है, वस्तु का काम किया है। और वस्तु की दूरी होती है यू, ई से लिख देंगे इसको, माइनस का लिख देंगे, क्योंकि वस्तु की दूरी माइनस में होती है। तो हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करें और वे नोट कर लेंगे। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से इस इक्वेशन का नाम 2 रख दो। चिन्ह परिपाटी से दूरियां निकालनी हमने, पहले निकालेंगे बी डैश से ओ की दूरी। बी डैश तो ये है हमारा यहां, और ओ ये है, यहां से यहां की दूरी है एफ ओ, कोमा, फिर हमें निकालनी है बी डैश से ओ डैश की दूरी। बी डैश ये है, ओ डैश ये जो दूरी है ये है माइनस यू ई, माइनस यू ई। इनको समीकरण 2 में मान रखो। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो m की वैल्यू आपकी बनेगी, b डैश ओ की वैल्यू रखो एफ ओ, और ये बन गया यू ई माइनस का। तो ये हमारी आवर्धन समता बन जाएगी। ये समीकरण हमारा आवर्धन समता का है, समीकरण 3 नाम रख दिया इसका। लेकिन यहां तक हमने इसको सोल्व तो कर लिया, m की वैल्यू एफ ओ अपॉन यू ई माइनस का है। यहां आने के बाद दूरदर्शी की 2 स्थितियां महत्वपूर्ण हैं। पहली स्थिति है कि अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश है, ये अनंत पे बने, और दूसरी स्थिति है कि ए डबल डैश बी डबल डैश जो अंतिम प्रतिबिंब ये वाला है, ये स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे बने। तो 2 स्थिति, हम इन दोनों स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे और फाइनल आंसर देखते हैं। तो देखिए क्या बनेगा हमारा फाइनल आंसर, कि न्यूमेरिकल जब करें तो किस तरीके से हम इसको उपयोग में लाएंगे। तो जो हमने लास्ट इक्वेशन बनाई है वो m बराबर है माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, ये हमने इक्वेशन बनाई है आवर्धन समता की। यहां लिख देता हूं इसको, m बराबर है माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, ये आवर्धन समता है, समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया मैंने। अब मैं इसकी विशेष अवस्थाओं की बात करूंगा, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। पहली स्थिति है, ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल जब आते हैं दूरदर्शी से या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से, तो ये स्थिति के ऊपर आते हैं, उस स्थिति को उसके अंदर पढ़ना होता है। और पहली स्थिति है कि यदि कह लो या जब, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने। पहली स्थिति ये हो सकती है कि जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब है ये ए डबल डैश बी डबल डैश है, कहां बने, स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे। तो वस्तु की स्थिति तो क्या हो जाएगी, माइनस का डी, प्रतिबिंब की, सॉरी, वस्तु की स्थिति दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी वो माइनस का यू ही होती है। लेंस सूत्र का प्रयोग करो, लेंस सूत्र से, और लेंस सूत्र किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, लेंस सूत्र से नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। ये ध्यान रखना हमने, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के कारण बना है। और लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस सूत्र होता है। हमने सामान्य रूप से इसको पढ़ा हुआ है। वैल्यू रख देंगे, इस ऊपर वाली कंडीशन रखो, 1/v की वैल्यू है माइनस का d, माइनस 1/u की वैल्यू है माइनस ue, और ये हो गया 1/fe।
यहां से देखिए आप, ये बन गया हमारा। हम अगर यहां चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं -1/d, ये हो गया प्लस का 1/ue, और ये हो गया 1/fe। इसको इधर लेके चले जाओ तो क्या लिख दूंगा मैं, 1/ue बराबर, इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का fe प्लस 1/d। यहां से हम कॉमन क्या ले लें, इधर वाले केस में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, नीचे लिख देता हूं 1/ue इज इक्वल टू 1/f ही कॉमन ले लो। ध्यान रखना है कॉमन क्या लिया है, fe। तो यहां तो पहले वाले भाग में तो 1 बचेगा, इसके पास f ही नहीं है तो इसको f ही से गुणा कर लो और d, ऐसे लिख देंगे इसको। ये 1/ue की वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में रखनी है। हम क्या कह देंगे, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, देखिए यहां कंफ्यूजन नहीं होना, fe हमने कॉमन लिया है तो fe नीचे से कॉमन लिया है, तो इसके पास तो था नहीं, तो इसका मतलब इसको पहले गुना करेंगे और फिर नीचे से कॉमन ले लेंगे। तो अब क्या बन जाएगा, समीकरण 3 में रखोगे तो m बराबर है -fo अपॉन 1/ue की वैल्यू क्या होगी, fe नीचे है तो fe, ऐसे कैसा आ गया ब्रैकेट में 1 प्लस fe अपॉन d। ये हमारा, जब आपको क्वेश्चन दिया मिले, न्यूमेरिकल दिया मिले और न्यूमेरिकल में ये लिखा मिल जाए कि स्थिति ये है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वो हमारा कहां बना है, स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे बना, तो m की वैल्यू, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, ये फॉर्मूला लागू होगा। डी की वैल्यू सामान्यतः 25 सेंटीमीटर होती है, जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी की वैल्यू होती है डी की, वो क्या होती है, सामान्य आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। यही चीज दूसरे केस में कैसे आ सकती है, स्थिति 2, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहां बने, अनंत पर बने, अनंत पर बने। अगर अनंत पे बने तो क्या स्थिति बनेगी, अब देख लीजिए, हम दूसरे केस को पढ़ लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूं पूरे को। जब स्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, यानी v की वैल्यू होगी अनंत, तो ue की वैल्यू क्या हो जाएगी, fe के बराबर हो जाएगी। यानी उसी समय प्रतिबिंब अनंत पे बनता है जब वस्तु उस लेंस के मुख्य फोकस पे स्थित हो, तो इस वैल्यू को उसमें रखोगे तो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, -FO/FE। ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पे। और ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे बनता हो। तो आपको ये दो स्थिति ध्यान रखनी है। ये फिर मैं रिवाइज करता हूं कि ये फॉर्मूला तब प्रयोग करना है जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे बनता हो, और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। और ध्यान रख लेना, ये वाली जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं सामान्य अवस्था, यानी नॉर्मल स्थिति बोलते हैं इसको, क्योंकि ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें हमारी आंखों के ऊपर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होता, आरामदायक स्थिति होती है ये हमारी आंखों के लिए। एक और क्वेश्चन मैं यहां से बता देता हूं, यहां तक आपको ये समझ में आया होगा। एक जो न्यूमेरिकल कई बार पूछ लेते हैं इसका, वो न्यूमेरिकल किस पे पूछते हैं, जो ये हमने कहा था कि ये दूरदर्शी है कि दोनों लेंस हैं एक धातु की नलिका से बंधे होते हैं। तो धातु की जो नली है, धातु की नली की लंबाई पूछ लेते हैं, नली की लंबाई कितनी होगी, एल। तो ध्यान रख लेना एफ ओ का परिमाण और एफ ई के परिमाण के बराबर। जो आपने दो लेंस लिए हैं, इन दोनों लेंसों की फोकस दूरी आपको पता हो तो उन दोनों की फोकस दूरी को जोड़ दें, उनके परिमाण को जोड़ दिया जाए तो आपको उस दूरदर्शी की धातु की लंबाई का पता लग जाएगा कि कितनी लंबी धातु की नली हमने प्रयोग की है। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी थ्योरी। अब मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल भी समझा देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है
कि एक दूरदर्शी का अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 140 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा यदि दो शर्त है। पहली है दूरदर्शी का समायोजन सामान्य हो। मैंने अभी समझाया था कि जब भी दूरदर्शी का समायोजन सामान्य हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब अनंत पर बना होगा, अनंत पर बना। ये स्थिति को सामान्य स्थिति बोलते हैं। और अगर दूसरी स्थिति इसने कहा कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बना होगा। तो ये दो चीजें हम यहाँ इसको देखते हैं। देखिए हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। तो देखिए हम इसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ लेता हूं मैं। पहले तो ये देखिए इसका आंसर कैसे लिखना होता है हमें। पहले तो ये लिखो गिवन क्या है, एफ ओ की वैल्यू 140 सेंटीमीटर है और एफ ई की वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। मैं दो शर्त बनाऊंगा, एक शर्त इधर बना देता हूं। पहला केस यहां समझते हैं हम। पहला केस क्या है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनाओ तो m का फॉर्मूला है माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। तो वैल्यू रख देंगे माइनस 140 अपॉन 5, 5 से काटोगे तो 28 वैल्यू बन जाएगी। ये वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 सेंटीमीटर। अब दूसरे केस यहां जब बनाओगे आप स्थिति सेकंड, तो स्थिति सेकंड में कहता है कि स्पष्ट न्यूनतम दूरी पे बने। तो मैंने अभी डेरिवेशन में बताया था कि m की वैल्यू होगी एफ ओ अपॉन एफ ई ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई बटे डी। ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। तो क्या बन जाएगा माइनस 140 बटे 5 ब्रैकेट में 1 प्लस 5 और 25, 5 से इसको काटोगे तो माइनस का 28 हो गया ये तो ब्रैकेट में 1 प्लस 1/5 और इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 28 इंटू 5 एकम 5 और 1 6/5 और इसको सोल्व कर लेंगे। जब इसको आप गुणा करके 6 से और भाग देंगे तो आपका जो आंसर बन जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो आपकी वैल्यू 5, 6 को 5 से भाग दे तो 1.2 बनता होगा। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस 28 इंटू 1.2 और 12 8 96, 9 12 दूनी 24 और 9 33, 33.6 के आसपास m की वैल्यू बन जाएगी। तो अगर आप यहां ध्यान दें तो दोनों केस में m की वैल्यू अलग अलग आई है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक की अच्छी सी समझ आई होगी। इसका न्यूमेरिकल आ जाए तो हम किस प्रकार न्यूमेरिकल को एडजस्ट करेंगे, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला कौन सा कब लगेगा। हाँ, इसी में एक चीज और जोड़ दो। अगर ये पूछ लेता कि ये जो दूरदर्शी है इसकी जो धात्विक नली है उसकी लंबाई क्या होगी, मैं यहां बता देता हूं धातु की नली की लंबाई। अगर ये भी पूछ ले तो नली की लंबाई, तो आपका सूत्र सिंपल है। एल कैसे निकालोगे, इसको और इसको जोड़ दो, 140 प्लस 5 कितना हो गया 145 सेंटीमीटर। ये धातु की नली की लंबाई आ जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। तो मैं पूरी उत्सुकता से ये कह सकता हूं कि अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हुई होगी और आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम बाद में एक इस ऑप्टिक्स के क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आएंगे, वो भी मैं यूट्यूब पे डालूंगा और वहां से आपको जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।